वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आपका लेक्चर नंबर 3 आज शुरू होने जा रहा है। उससे पहले एक शॉर्ट रिकेप तो बनता ही है मेरे बॉस। एक्चुअल में जो हम पढ़ रहे थे टॉपिक, उसका नाम था एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। और आपको पता होगा उसके अंदर हमने एंगेजमेंट पार्टनर को लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले सोच विचार करना चाहिए, अगर आप अपने आर्टिकल एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर रहे हैं तो उसको भी आपको क्रूशली ध्यान रख के करना चाहिए और अपनी परफॉर्मेंस को भी मेजर करना चाहिए, साथ ही मॉनिटर करते रहना चाहिए कि परफॉर्मेंस सही से हो रही है। यहां तक हम पढ़ चुके थे। जो हमारा लास्ट पॉइंट इसमें बाकी है वो है एथिकल रिक्वायरमेंट। और आपको पता है हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से मार्क किया था कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट्स जो है ये हम लोगों ने पढ़े थे लेक्चर नंबर 2 में, और अभी हमारा लेक्चर नंबर 3 एथिकल रिक्वायरमेंट जो शुरू होने जा रहा है। सो एथिकल रिक्वायरमेंट, एथिकल मतलब एथिक्स। एथिक्स आपने सुना होगा ना, टाटा की बात करते हैं और यार क्या एथिक बंदा है, क्या एथिकल बंदा है, क्योंकि वहां पे ईमानदारी, ऑब्जेक्टिविटी और हर चीज को पूरे निष्ठा से, ध्यान से, लगन से वैसे किया जाता है। तो वही काम आपको ऑडिट के दौरान भी करना है, यानी ऑडिट के दौरान भी आपको एथिकल रिक्वायरमेंट पूरी करना जरूरी है मेरे दोस्तों। तो आखिर ये कोड ऑफ कंडक्ट, ये प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट, ये है क्या? सबके अपने अपने सिद्धांत होते हैं। कोई कहता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई कहता है कि किसी का भला हो रहा है तो ठीक है, थोड़ा बहुत झूठ भी चलता है। अब सबके अपने अपने सिद्धांत है। तो फिलहाल अभी हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स यानी IESBA द्वारा स्टैब्लिश्ड कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल जो ऑडिटर को फॉलो करने ही है। पहला है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है, ईमानदार होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और ट्रूथफुल इन दिस प्रोफेशन। जो काम वो कर रहा है ना उसको एकदम सच्चाई से, लगन से करे, और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि किसी तरीके से वो जिस जगह की ऑडिट करने गया उन्हीं के साथ लग गया, वो भी फ्रॉड में इन्वॉल्व हो गया, या उसने अपना कोई पर्सनल बेनिफिट भी निकाल लिया। कभी भी रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखे जो फॉल्स हो, झूठा हो, मिसलीडिंग हो, या जिससे उसको पढ़ने वाले पर गलत असर पड़े। ऐसा कुछ भी ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखना है, और ना ही ऐसा कुछ लिखने से ओमिट करना है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई जरूरी चीज ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में लिखी ही नहीं। क्यों नहीं लिखी? ताकि कंपनी का फायदा हो सके। ये नहीं सोचना ऑडिटर को। ऑडिटर को ये सोचना है कि जो भी जरूरी चीजें हैं वो सब मैं रिपोर्ट में लिखूं, चाहे कंपनी के फेवर में हो, फेवर में ना हो। बिकॉज जो वो स्टेटमेंट पढ़ेगा, जो वो ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेगा, वो ऑडिटर पे बहुत भरोसा करके वो ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेगा कि यार इसने अच्छे से सब कुछ चेक किया होगा। तो उनका भरोसा मत तोड़ना, सब कुछ तोड़ना मेरे दोस्तों, पर किसी का भरोसा मत तोड़ना। ओके, तो ऑडिटर शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी। दूसरा है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी कहता है अपनी जजमेंट में या अपना जब उसको डिसीजन लेना है उसमें कभी भी वो बायस्ड ना हो, या कभी भी खुद का इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं ढूंढे, या कभी भी किसी और की वजह से वो प्रेशर में आके गलत काम नहीं करे। ये अनड्यू इन्फ्लुएंस हम लोगों ने उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था, जो हमारे CA फाउंडेशन में भी आता है। यदि कोई एक व्यक्ति ऐसी पोजीशन में है, जैसे ये डॉक्टर है और ये बेड पे पेशेंट लेटा हुआ है, यदि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसी पोजीशन में है जो दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकता है, डोमिनेट कर सकता है, यानी ये है अभी पावर में, डॉक्टर साहब पावर में, और ये बेचारा अभी थोड़ा सा अंडर कंडीशन में है। डॉक्टर आके बोलेगा एग्रीमेंट पे साइन कर दे नहीं तो किडनी निकाल दूंगा, एग्रीमेंट पे साइन कर दे नहीं तो किडनी निकाल दूंगा। और भाई ये हो गया अनड्यू इन्फ्लुएंस। डॉक्टर ने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा के इससे गलत काम करा दिया। यानी ऑडिटर को कभी भी ऐसा नहीं होना है कि किसी बड़े व्यक्ति के प्रेशर में आके गलत काम करना है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। क्या कहता है ये?
प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, भाई साहब सीए का टैग लग गया आगे। जैसे ही बोलते हो ना पब्लिक में जाके आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, अरे अच्छा क्या, एकदम से इज्जत मिलने लग जाती है। तो उसका ध्यान रखना है। यू शुड बी कॉम्पिटेंट, आपके पास सच में नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। कल को कोई आगे ये नहीं बोलते यार ये सीए है पर सीए लगता तो नहीं है, ऐसा नहीं हो जाए भाई। सो आप अपने काम में एकदम नॉलेजेबल स्किलफुल होने चाहिए और अपडेटेड होने चाहिए। कोई आपसे आके कुछ पूछ रहा है, आपको ही पता नहीं, वो बता के जा रहा है, ले मैं बता देता हूं तेरे को। नहीं नहीं, यू शुड बी अपडेटेड, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आप सारा काम एकदम डिलीजेंटली होशियारी से कंप्लीट करेंगे टाइमली बेसिस पे, यानी समय पे, और ध्यान से, ड्यू केयर। ऐसा एकदम यो यो वाला एटीट्यूड नहीं रखना है, हाँ ठीक है ये भी ठीक होगा, हाँ वो भी ठीक होगा, नहीं, आपको एकदम ध्यान रख के सारे स्टैंडर्ड्स को, रूल्स को, सब कुछ देखते हुए फॉलो करना है कि सारा काम, सारा ऑडिट जो है एकदम मक्खन की तरह करना है और एकदम अच्छे से हो जाए ऑडिट का काम। सो 3 एथिकल रिक्वायरमेंट पढ़ी अभी तक हमने। इंटीग्रिटी, ईमानदार होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव, बायस्ड नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, अपने काम की नॉलेज और स्किल एकदम धांसू होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट एथिकल रिक्वायरमेंट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी? ऑडिटर शुड नॉट डिस्क्लोज ऑडिटीज बिजनेस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड। भाई साहब जब आप ऑडिट करते हो ना, उस बिजनेस का सारा आपको पता लग जाता है, कहां से माल आ रहा है, कहां माल जा रहा है, कौन परचेजर है, कौन सेलर है, क्या टेक्निक है। ये इंफॉर्मेशन आप किसी और को नहीं डिस्क्लोज करेंगे। ऐसा नहीं कि उसका कॉम्पिटिटर आके बोलता है 1 करोड़ देता हूं, सब कुछ बता दे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल बिहेवियर। ऐसा नहीं कि सिर्फ सूटेड बूटेड होके जाना है, आपके बिहेवियर में, आपकी जो बातचीत है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, उसमें भी आपका प्रोफेशनलिज्म झलकना चाहिए। साथ ही सारे लॉज रेगुलेशंस को भी आप फॉलो करेंगे और कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे सीए प्रोफेशन के ऊपर कोई दाग धब्बा लगे, डिसरिस्पेक्ट आए। सो यू शुड बिहेव प्रोफेशनली। ओके, आगे ये नोट क्या कहता है हमको? एसक्यूसी 1 एंड SA 220 सेट आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्म एंगेजमेंट पार्टनर विद रिस्पेक्ट टू रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। बेसिकली हमें ये एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो करना है, ठीक है। सो एथिकल रिक्वायरमेंट में क्या कहता है? जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल अभी हमने ऊपर पढ़े उनको आपको फॉलो करना है। ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रहना है, ये अभी हम पढ़ेंगे। और ऑडिटर्स को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी मेंटेन करना है, ये भी हम पढ़ेंगे। सो अभी हमारा सिर्फ ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ है, फंडामेंटल प्रिंसिपल। अब हम ये वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आपको समझ में आ ही गया हमारा अगला टॉपिक क्या होगा? इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। क्या है अगला टॉपिक? इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर की आजादी नहीं, ऑडिटर की आजादी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। इंडिपेंडेंस मतलब होता है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, किसी भी तरीके से उसका कोई इंटरेस्ट ऑडिटी की फर्म में या जिसकी वो ऑडिट कर रहा है उसमें नहीं होना चाहिए। आई होप आप इस वर्ड से तो क्लियर है। ऑडिटी, जिसकी ऑडिट हो रही होती है उसे हम बोलते हैं, और जो ऑडिट करता है वो तो आपको पता ही है, हम उसको ऑडिटर बोलते हैं। ओके, सो ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब उसका किसी भी तरीके से कोई इंटरेस्ट उस ऑडिटी की फर्म में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस मीन्स दैट जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू विशेस और डायरेक्शंस ऑफ अदर पर्सन। यदि आप अपनी इच्छा से डिसीजन ले सकते हैं, आपके ऊपर किसी और का जोर नहीं है, यू आर नॉट सबऑर्डिनेट, आप किसी के नीचे नहीं हो, किसी और के विशेष के हिसाब से आपको डिसीजन नहीं लेना है, इसका मतलब आप इंडिपेंडेंट हो, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो। ओके, सो IFSC जो है उन्होंने कोड ऑफ एथिक्स इशू करे हैं जो इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन बताते हैं। क्या डेफिनेशन बनाते हैं? 2 तरीके से इंडिपेंडेंस होती है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। यहां से भी आप इंडिपेंडेंट होने चाहिए और आप झलक भी इंडिपेंडेंट रहे होने चाहिए, अपीयरेंस भी आपकी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। माइंड से कैसे होंगे आप इंडिपेंडेंट? जब आप ऑनेस्ट है, ऑब्जेक्टिविटी है आपके अंदर, ये वर्ड अभी हम पढ़ने वाले हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। और बेसिकली भाई अगर आपने एथिकल रिक्वायरमेंट पूरी कर ली तो आपका इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड है, सीधी बात। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होता है
कि जब आप अपना ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हो तब आप एकदम विजिलेंट माइंड रखो। आपका माइंड एकदम ऐसे शार्प होना चाहिए कि अगर आपके पास इर्द गिर्द कुछ भी गलत हो रहा है उसको आप फट से पकड़ लो। इसको कहेंगे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो ये तो हुआ इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। अगला है इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। अपीयरेंस में कैसे होगा देखते हैं। अवॉइड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस दैट वुड मेक थर्ड पार्टी कंक्लूड दैट एन ऑडिटर एथिकल रिक्वायरमेंट हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। आपके हाव भाव, आपके आसपास हो रहे ऐसी चीजों में ऐसा नहीं झलकना चाहिए कि किसी अननोन को, किसी थर्ड पार्टी को ऐसा लगे कि यार इसकी ये ईमानदार नहीं है बॉस, इसकी इंटीग्रिटी हार्म हो रही है, ये बायस्ड है, इसकी ऑब्जेक्टिविटी हार्म हो रही है, इसको कुछ भी नहीं पता, इसके पास पर्सनल नॉलेज तो है ही नहीं, इसको तो पता ही नहीं है कानून क्या कह रहा है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस आई बात समझ में? यानी कि आप कभी भी ऐसे लफड़े झगड़ों में, ऐसे फैक्ट्स में, ऐसे सर्कमस्टांसेस में मत फंसो जिससे कि आपकी एथिकल रिक्वायरमेंट कमजोर पड़ जाए या लोगों को लगे ईमानदार नहीं है भैया ये। ऐसा अपने को लफड़े में नहीं पड़ना है। तो दो तरीके की इंडिपेंडेंस हुई मित्रों, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। ओके, अब यार खतरे बहुत है जीवन में ना। अगला टॉपिक यही कह रहा है, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। आखिर क्या क्या खतरे हैं हमारी इंडिपेंडेंस को? थ्रेट सबसे पहला तो है सेल्फ इंटरेस्ट। एक्चुअल में जैसे खुद का फायदा होता है ना, आदमी का दिमाग तो वैसे ही चौक हो जाता है। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि जिसकी मैं ऑडिट कर रहा हूं उसके बारे में कुछ गलत पॉइंट लिख दिया तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा, और वो मुझे छोड़ के चला गया तो मेरा घर कैसे चलेगा? मजाक की बात है। सो पहला दिक्कत तो ये है कि कभी कभी हमको लगता है कि हमारा क्लाइंट हमको छोड़ के ना चला जाए। कभी कभी हमारा फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है, कोई रुपए पैसे का झोल है, नुकसान हो सकता है, या आप जिसकी ऑडिट कर रहे हो उसके साथ आपकी गहन मित्रता है, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है, आपका आपस में बहुत अच्छा रिलेशन है, तो आप उसकी गलती कैसे निकालोगे ना? दोस्ती भी तो निभानी है, इतने गाने सुने हैं दोस्ती पे आखिर। सो दिस इज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। दूसरा क्या है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। खुद का काम खुद देखते हैं ना तो गड़बड़ भी होती है। अगर ऑडिटर खुद ही पहले डायरेक्टर रह चुका है उस कंपनी का, ऑफिसर रह चुका है, या उसमें किसी तरीके की सर्विसेज दे चुका है, या उस कंपनी की इंटरनल ऑडिट कर चुका है, किसी तरह से एडवाइस दे चुका है, तो वो बंदा खुद की गलती कैसे निकालेगा? क्योंकि एक टाइम पे तो वो खुद ही वहां का क्या था, ऑफिसर, डायरेक्टर, या वहां पे एडवाइजरी देता था, या वहां पे किसी भी तरीके से कोई सर्विस देता था। तो वो बंदा खुद का काम अगर रिव्यू करेगा तो गलती नहीं निकालेगा, क्योंकि इंसान को लगता है कि मैं, आई मी माई सेल्फ इज ऑलवेज करेक्ट। सो दिस इज सेल्फ रिव्यू थ्रेड, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स और एडवोकेसी थ्रेड्स। एडवोकेसी थ्रेड्स क्या होता है? अब सपोज अगर मैं ही उस ऑडिटी का, जिसका मैं ऑडिट कर रही हूं, उसका केस कोर्ट में मैं ही लड़ रही हूं, उसके शेयर सिक्योरिटीज में मैं डील कर रही हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन ऑडिटर डील्स विद शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ ऑडिटी। मेरे पास उसके शेयर्स हैं, उस कंपनी के बारे में मैंने अगर कुछ गलत लिख दिया तो शेयर मार्केट में धड़ाम से शेयर पड़ेंगे उस कंपनी के, और उसका तो दिवालिया निकलेगा ही निकलेगा, मेरी और बारात निकल जाएगी। सही बात है ना? तो इसलिए अगर आप उसके खुद के शेयर्स और सिक्योरिटी आपने ले रखे हैं, या आपने अपने कोई वाइफ को या अपने कोई रिलेटिव्स को दिला रखे हैं, तो आपको थोड़ा सा एडवोकेसी थ्रेट हो सकता है। साथ ही अगर आप उनके केस को ही लड़ रहे हो, लिटिगेशन मतलब आप कोर्ट में प्रोसीडिंग्स कर रहे हो उनके वकील बन के, तब भी नो डाउट आप सही से सारी चीजें बाहर नहीं निकालोगे। सो हमारा टॉपिक अभी क्या था? थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, जिसके अंदर अपन ने 3 खतरे पढ़े। क्या क्या खतरे हैं खतरों के खिलाड़ी? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट एंड एडवोकेसी थ्रेट। तो ये 3 खतरे हैं और इनको पार करके ही ऑडिटर बनेगा खतरों के खिलाड़ी। सो
फिर नोट आ गया, साले गांधी जी कहीं जाते ही नहीं, नोट पे नोट, नोट पे नोट, चलो पढ़ लेते। ऑडिटर शुड ऑल्सो अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट, ये तो अपन ने भी पहले भी पढ़ा था। आपके काम है ना, कर्म ऐसे होने चाहिए कि आप इंडिपेंडेंट भी लगो। ओके, और पढ़ लेते हैं 3 थ्रेड के बाद। नेक्स्ट इज फैमिलियरिटी थ्रेड। 4th थ्रेड कौन सा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? फैमिलियरिटी थ्रेड्स। अगर आपका रिलेटिव है, फॉर्मर पार्टनर है, जो कहीं ना कहीं अभी हमने ऊपर पढ़ा था सेल्फ इंटरेस्ट, उससे मिलता जुलता है, या क्लाइंट ने आपको ऑडी वॉडी गिफ्ट कर दी, तो यार अब अगले ने ऑडिट दी है, उसके बारे में गलत कैसे लिख सकते हैं? सही बात है ना। तो अगर आपने क्लाइंट से कोई अच्छा बड़ा मोटा गिफ्ट लिया हुआ है तो एकदम से आप उसके बारे में गलत नहीं लिख पाओगे। तो अगर कोई आपको ऐसा गिफ्ट दे रहा है तो दिल पे पत्थर रख के ना कह देना, मुन्ना ना, मुझे नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज 5th नंबर इज इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट क्या कहता है? अगर ऑडिटर को धमकी दी जाए कि आपके ऊपर केस कर दूंगा, आपको हटा दूंगा, है ना, ऑडिटर को धमका दिया, मेरे बारे में कुछ लिखा ना तो देख लेना तू, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंटिमिडेशन थ्रेट। ओके, तो ये 5 खतरे हमारे पूरे हुए। नेक्स्ट इज सेफ गार्ड टू इंडिपेंडेंस। ये तो पता है कि खतरे बहुत है, लेकिन उन खतरों से बचना कैसे है? खतरे तो बहुत है ना बॉस, पर उन खतरों से हमको एक्चुअल में बचना कैसे है? कैसे बचेंगे? बिफोर टेकिंग एनी वर्क ही शुड चेक वेदर इट इन्वॉल्व। भैया काम लेने से पहले, काम को एक्सेप्ट करने से पहले, ऑडिटर के पास काम आया उस पे हाँ बोलने से पहले ये देख लो मेरे रिश्तेदार का तो नहीं है, इसका केस मैं तो नहीं लड़ रहा हूं, या मेरी बीवी नाटक तो नहीं करेगी अगर इसके बारे में मैंने कुछ लिख दिया तो, या ऐसा तो कोई लफड़ा नहीं है कि ये मेरे को धमकी दे, गुंडे की कंपनी है ना, या कोई और तरीके का थ्रेट तो इसको मेरे को फ्यूचर में नहीं हो सकता। अगर आपको कोई थ्रेट नहीं है तो ही आप उसको एक्सेप्ट करिए। दूसरा क्या है? इन केस थ्रेट एग्जिट, अगर कोई खतरा है, ही शुड ईदर डेजिस्ट फ्रॉम टास्क, या तो लेवे ही नहीं, या कुछ ऐसे बंदोबस्त करे, कुछ ऐसे सेफ गार्ड्स लगाए जिससे कि वो थ्रेट्स, वो खतरे क्या हो सके? खत्म हो सके। एंड फॉलो ऑल एथिकल रिक्वायरमेंट। ये तो भाई साहब करना ही है, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। वी शुड बी इंटीग्रेटेड, हम हमारे अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होना चाहिए, और है ना, तभी जाकर हम एक ऑडिट को अच्छे से कर पाएंगे। तो एथिकल रिक्वायरमेंट तो फॉलो करनी ही है बॉस। अब ये वर्ड बड़ा बार बार आ रहा था, देखिए इसको भी पढ़ ही लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। ये वर्ड कहता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ओहो, जोरदार शब्द यार। हाँ मित्रों, जोरदार है शब्द। इसका मतलब अगर आप कहीं पे इस वर्ड को यूज कर पा रहे हैं अपने आंसर में तो बिल्कुल करिएगा। जो भी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होते हैं उनको आपको अपने आंसर्स में यूज करना चाहिए, बिल्कुल, और उससे आपका आंसर जो है वो बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल लगेगा और स्ट्रॉन्ग होगा। सो व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब एक ऐसा एटीट्यूड, ऑडिटर है यार, एटीट्यूड तो बनता है बॉस, ऑडिटर का एक ऐसा एटीट्यूड जिसमें क्वेश्चनिंग माइंड है। क्वेश्चनिंग माइंड मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। बीइंग अलर्ट टू कंडीशन, एकदम चौकन्ना है वो कि आसपास में कोई फ्रॉड, कोई गलती, कोई घपला तो नहीं हो रहा है। एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, जहां जहां से उसने सबूत इकट्ठा किए हैं उन सबूतों को मद्देनजर रखे, उन सबूतों को गहरा तरीके से एकदम डीपली एनालाइज करे। ऐसा हो सकता है कि 2 सबूतों को स्टडी करते वक्त तो पता लगे कि यार कुछ लोचा है। मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा 2 एम्प्लॉय से, एक ने कुछ और आंसर दिया, एक ने कुछ और आंसर दिया। ये दोनों आंसर मेरे एविडेंस हैं, और क्योंकि मेरे एविडेंस मैच नहीं हो रहा, यानी कुछ तो गड़बड़ है दया। सो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब ऑडिटर का एक ऐसा एटीट्यूड कि उसके पास एक क्वेश्चनिंग माइंड हो, वो सिचुएशंस को लेकर अलर्ट हो, और जो भी एविडेंस उसने गैदर किए हैं उनका क्रिटिकली असेसमेंट करे। ठीक है,
जब ये तीन चीजें हम करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ऑडिटर इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फॉलो कर रहा है। ऑडिटर जो है वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फॉलो कर रहा है। ओके, सो बेसिकली अभी हमने जो एग्जांपल पढ़ा, कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस, अगर कोई दो एविडेंस आपस में मिल नहीं रहे, अलग अलग बात कर रहे हैं, उस पर अलर्टनेस रहे, गड़बड़ हो सकती है। इंफॉर्मेशन दैट क्वेश्चन अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर ऑडिटर को ऐसा कोई सूचना प्राप्त होती है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है जो डॉक्यूमेंट्स पर विश्वास कम कर दे हमारा, वो क्वेश्चन उठा रही है कि डॉक्यूमेंट रिलायबल है या नहीं, उस पर भी अलर्ट। कंडीशन इंडिकेटिंग फ्रॉड, एरर और मिस स्टेटमेंट, कोई भी ऐसी चीज जिसको हमको लग रहा है कि यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, यहाँ गलती हो सकती है, उसको लेकर अलर्ट। सर्कमस्टांसेस दैट सजेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, कुछ ऐसी चीजें जिनको देख के लगता है कि यार अभी हमें और टेस्ट करना चाहिए, और चेकिंग करनी चाहिए, और ऑडिट प्रोसीजर करने चाहिए, हो सकता है यहाँ कुछ गड़बड़ हम निकाल लें। सो ऑडिटर को अलर्ट रहना चाहिए इन सारी चीजों को लेकर। डन। ऑडिटर शुड नॉट, ऑडिटर को क्या नहीं करना चाहिए, ऑडिटर को अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस को ओवरलुक नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या, अगर उसको लगता है कि कुछ अलग हो रहा है, कुछ अनयूजुअल हो रहा है, तो उस पे जाके चेक करे, उसको जाके डिटेल में एनालाइज करे। ऐसा नहीं कि वाह यार इसे मेरे को ही लग रहा होगा यार, आजकल क्या है, मैंने रात में हॉरर पिक्चर देख ली ना तो मेरे को वैसे ही सब अजीब अजीब लग रहा है। ऐसे नहीं करना है, आपको ओवरलुक नहीं करना है, आपको जाके चेक करना है अगर थोड़ा सा भी डाउट है। ओवर जनरलाइज वाइल ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशन, अब यार 10 दिन हो गए ऑडिट करते हुए, दिमाग खराब हो रहा है अपना। तो ऐसा नहीं भाई, अभी आप ओवर जनरलाइज मत करो, सारे एविडेंस को लेके बैठो और तरीके से देखो कि यार हाँ ये कंक्लूजन सही है या नहीं है, मैं ये ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है। और किसी भी तरीके से इन अप्रोप्रिएट अजम्पशंस को यूज मत करिए। कोई एस्टिमेट था, आपको लगा यार ये मैनेजमेंट ने ये एस्टिमेट ना सही नहीं लगाया, और आपने एक्सपर्ट की ओपिनियन भी ली, उन्होंने भी कहा कि यार ये जो एस्टिमेट लिया हुआ है मैनेजमेंट ने ये सही नहीं है, फिर भी आपने उसकी जांच नहीं करी, मैनेजमेंट से उस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कोई भी इनअप्रोप्रिएट चीज पे भरोसा नहीं रखेंगे, और आप भी कोई इनअप्रोप्रिएट अजम्पशंस नहीं ले लोगे कि हाँ मैनेजमेंट ने किया तो सही होगा, मैनेजमेंट बहुत नॉलेजेबल है। ये कैसी अजम्पशन हुई। दूसरा नहीं भाई, फोर्थ, रिलीव हिमसेल्फ इफ ही फाउंड मैनेजमेंट टू बी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं है कि भाई मैनेजमेंट आपको लगता है बहुत ईमानदार है तो आपने कहा भाई अपन तो आराम से 10 दिन कॉफी चाय काजू किशमिश बादाम, अरे नहीं। आपको अगर पता है कि मैनेजमेंट ऑनेस्ट है तब भी आपको सारी चेकिंग करनी है। तो ऑडिटर को अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस को ओवरलुक नहीं करना है, ओवर जनरलाइज नहीं करना है, इनअप्रोप्रिएट अजम्पशंस नहीं माननी है, और मैनेजमेंट ऑनेस्ट है तो खुद को फ्री नहीं कर लेना है, उसको फिर भी सारी चेकिंग करनी ही है। तो ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के अंदर हमने दो चीज पढ़ी कि एक तो ऑडिटर को इन पॉइंट्स पे अलर्ट रहना है, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आई होप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्लियर है, बीइंग अलर्ट, बीइंग विजिलेंट। अगला टॉपिक जो है, नींद तो नहीं आ रही मित्रों, आ रही है? एक बार थोड़ा स्ट्रेच कर लो, हो जाएगा। ऑडिट तो पढ़नी ही पड़ेगी और ऑडिट में मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, कोई बात नहीं, हिम्मत रखो, हिम्मत। आगे बढ़ते हैं। प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट। यार एक तो हर चीज में कंडीशन लगा देते हैं आजकल, आपको पता है ना, कोई ऑफर भी आता है ना उसके ऊपर यहाँ पे ऐसे ऐसे सितारा बना के दे देते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। इधर भी ऐसा ही है, ऑडिट करने के लिए भी कुछ प्री कंडीशंस हैं। क्या क्या है? एज पर 210, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या आ गया यार, ये नया।
अभी आपको ऊपर मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बनाए हुए हैं हमारे माई बाप आईसीआई ने, है ना। और ये स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग ऑडिट करते दौरान फॉलो करने ही हैं। और यहां से शुरुआत हो गई स्टैंडर्ड्स को समझने की और याद करने की भी। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड जो हमारे सामने आया है वो है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। शॉर्ट में लिखेंगे हम आगे से, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग यानी कि SA 210 क्या कहता है? SA 210 कहता है अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। क्या है स्टॉप ऐसे का नाम? अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट ये कहता है कि आप कभी भी ऑडिट एक्सेप्ट करो ना, उससे पहले ही देख लो कि आपका उनका जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो आपके लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं। दूसरा, मैनेजमेंट से बोल दो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऑडिट आती है, आप पहले तो उनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दे दो, देख लो कि भाई वो किस हिसाब से रिपोर्ट अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, वो एक्सेप्टेबल है। दूसरा, आप मैनेजमेंट से ये जरूर पूछ लो, उनसे एग्रीमेंट ले लो या उनसे बात कर लो कि भैया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, इंटरनल कंट्रोल लगाना और ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन देना, सारे रिकॉर्ड्स देना, सारे डॉक्यूमेंट्स देना। कुछ और ऑडिटर मांगे तो वो सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देना और अनरेस्ट्रिक्टेड असेस ऑडिटर को सारी चीजों को आप अवेलेबल कराओगे। कहीं पे भी ऑडिटर को आप मना नहीं कर सकते कि आप ये नहीं देख सकते या ये चेक नहीं कर सकते। अगर मैनेजमेंट मान जाता है तो ही आप ऑडिट एक्सेप्ट करो। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले आपके पास अगर कोई ऑडिट आती है तो हम देखेंगे कि उनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आगे FRF भी बोल सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म बस याद करने के लिए है। एग्जाम में पूरा नाम ही लिखना है हर चीज का। एनीथिंग, आप किसी की भी अगर शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं फ्रीक्वेंटली, एग्जाम में उसको बिल्कुल यूज नहीं करें। एग्जाम में आपको फुल फॉर्म ही लिखनी है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ये जस्ट याद करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म है FRF। पहले तो आपको देखना है एक्सेप्ट करने से पहले ऑडिट को कि FRF एक्सेप्टेबल है। और दूसरा, मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी समझता है ना कि उसी को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, उसी को इंटरनल कंट्रोल बनाना है, उसी को ही इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट ऑडिटर को देने हैं। उसको अगर कुछ और चीज ऑडिटर को चाहिए वो भी मैनेजमेंट को ही लाके देनी है। और मैनेजमेंट किसी भी प्रकार की कोई रोक ऑडिटर पे नहीं लगा सकता। जब ये सारी कंडीशन पूरी होगी तो ही आप ऑडिट को एक्सेप्ट करोगे। कौन बोलता है ऐसा? ऐसे 210 एग्रीमेंट ऑन एंगेजमेंट टर्म्स क्या कहता है ये? अग्रीइंग टर्म्स शुड बी रिकॉर्डेड इन एंगेजमेंट लेटर। आजकल क्या है भाई साहब, किसी का भरोसा नहीं है, इसलिए ऐसे 210 बोलता है कि आपकी और ऑडिटी की जो भी बातचीत हुई है उसको एक खत में लिख लो, एक एंगेजमेंट लेटर बना लो जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगी। एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लो जिसके अंदर भैया किस उद्देश्य से ऑडिट की जा रही है, ऑडिट में क्या क्या चीजें कवर होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर एंड मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल FRF, आपके ऊपर कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लागू होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, और लास्ट आपको किस फॉर्म में, किस फॉर्मेट में, किस तरीके से, क्या क्या डिटेल्स के साथ ऑडिट रिपोर्ट चाहिए। ये सारी चीजें हमको लिख के रखनी है। अगर ऑडिटर और ऑडिटी के बीच में ये एग्रीमेंट पहले ही हो गया तो बाद में लफड़े, डिस्प्यूट, झगड़े होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ऐसे 210 बेचारा सीधा सा एकदम यही कहता है कि भाई अगर आप कोई ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसका एक एंगेजमेंट लेटर बना लो ना, एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लो ना अपने बीच के एग्रीमेंट कि भाई ये आपको करना है, ये हमको करना है, हम आपको ये करके देंगे, इतने समय में देंगे, इस रूप में देंगे, ऐसी रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट में ये चीजें लिखेंगे, ये नहीं आएगा, ये आएगा। इजी, शुरू में ही एग्रीमेंट हो जाएगा, बाद में लफड़ा ही नहीं। ओके, अब सपोज अगर उस ऑडिटी पर, यानी जिसकी हम ऑडिट करने जा रहे हैं, उस पर कोई लॉ लगता है। ओहो, ये क्या हो गया?
उस पर कोई कानून एप्लीकेबल है, तो हम ये भी लिख सकते हैं उस लेटर में कि हमारे ऊपर वो कानून एप्लीकेबल है, यानी कि उस कानून में जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो ही हमारे ऊपर एप्लीकेबल है। क्या लिखा हुआ है? इफ एनी लॉ गवर्न्स टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट देन नो एडिशनल डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड। अगर कोई कानून आपको गवर्न करता है तो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये चीज मेंशन करनी है कि फलाना फलाना कानून हमारे ऊपर लागू होता है और ऑडिट हम उस लॉ के हिसाब से करेंगे। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म टर्म शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट विद पार्टनरशिप डीड। ये भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं हुआ पार्टनरशिप फर्म की डीड कुछ और कहती है, मतलब ऑडिटर की भी तो कोई होगी कंपनी फर्म, कंपनी तो खैर हो नहीं सकती है, ठीक है ना। ऑडिटर की जो भी फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, उसकी भी कोई ना कोई डीड वीड बनाई होगी, उसमें भी कोई ना कोई टर्म्स कंडीशन, ये ऑडिट कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होगी। उसका कोई भी पॉइंट और ऑडिटी से किया गया कॉन्ट्रैक्ट, उसका कोई भी पॉइंट आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए, आपस में कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होना चाहिए। क्लियर है? सो आज हमने एक ऐसे पढ़ा, मैं बार बार ऐसे ऐसे तो 210 बार बार क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज ये आपको पता होनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप जब आंसर लिख रहे हैं उस आंसर में अगर कोई स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एप्लीकेबल होता है, जैसे आपको मान लो प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट पूछा, तो उसमें आप ये एप्लीकेबल कर पा रहे थे ना। तो ऐसे ही अगर कोई भी क्वेश्चन के आंसर में आप अगर किसी भी तरीके से कोई भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को मेंशन कर पा रहे हो तो बिल्कुल मेंशन करना। आपका जो मार्किंग है, जो एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा, वो डेफिनेटली इंप्रूव होंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो डू मेंशन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, उनके नाम और उनका नंबर, जैसे अभी हमने पढ़ा ऐसे 210 एग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स। अगला अपना टॉपिक है रिकरिंग ऑडिट्स। क्या टॉपिक है हमारा? रिकरिंग। आपको पता होगा ना इस नाम का जो मतलब है, रिकरिंग, बार 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 बार। मतलब जब मैंने शुरू में ऑडिट एक्सेप्ट करी तब तो मैंने वो प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट सब कुछ देखा। अब क्या हुआ, एक बार मैंने ऑडिट एक्सेप्ट कर ली, अब उसकी नेक्स्ट साल भी मैं ही ऑडिट करूंगी, उसके नेक्स्ट साल भी मेरे पास ही ऑडिट, उसके नेक्स्ट साल भी मेरे पास ही ऑडिट, सपोज, ठीक है। ऐसे केसेस में क्या हर साल मुझे नया एंगेजमेंट लेटर बनाने की जरूरत है? हर साल मुझे ये लिखने की जरूरत है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं, आपको नया एंगेजमेंट लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। पर लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट और आपके बीच में कुछ गड़बड़ है, या मतलब कुछ पॉइंट समझने में दिक्कत हो रही है, या आपको ऐसा लगता है कि एंटिटी ऑब्जेक्टिव और स्कोप को मिसअंडरस्टैंड कर रही है, यानी कि जो ऑडिटी है वो आपके स्कोप को या ऑब्जेक्टिव को कुछ गलत समझ रही है, या आप उसमें कोई नई टर्म्स एंड कंडीशन, कोई रिवाइज्ड टर्म्स एंड कंडीशन, कोई स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करना चाहते हो, तो वो, या एक्चुअल में आपने जिसके साथ एग्रीमेंट किया था सीनियर मैनेजमेंट, उसके अंदर एक कोई भारी चेंज आ गया, मतलब मैनेजर, सीनियर मैनेजर चेंज हो गया, तब भी आपको क्या करना चाहिए? एक फ्रेश एंगेजमेंट लेटर ले लेना चाहिए। ओनरशिप में बहुत ज्यादा चेंज आ गया, तब भी आपको करना चाहिए। एंटिटी के बिजनेस में, साइज में बहुत चेंज आ गया, तब भी आप करेंगे। कोई मेजर लॉ या रेगुलेशन में चेंज आ गया, तब भी आप वापस से एंगेजमेंट लेटर बनाएंगे। एफआरएफ में चेंज आ गया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में, तब भी आप एंगेजमेंट लेटर वापस से बनवा सकते हैं। और अगर आपका जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके फॉर्मेट में, उसके कंटेंट में कोई चेंज चाहते हो, तब भी आपको नया एंगेजमेंट लेटर बनाना है। या फिर ऑडिटर की इच्छा हो रही है या क्लाइंट को ऐसा लगता है करना चाहिए, तो वो ऐसा कर सकते हैं। कुल मिला के अगर सब कुछ सेम है, कुछ खासा बदलाव नहीं आया, आपको भी लग रहा है कि मैनेजमेंट को सब सही से पता है, मैनेजमेंट को भी आपके ऊपर पूरा भरोसा है, तो आपको नया जो एंगेजमेंट लेटर है उसको बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
बट अगर किसी भी तरीके का कोई चेंज ओनरशिप में, मैनेजमेंट में, बिजनेस में, साइज में, लॉ में, फॉर्मेट में, रिपोर्टिंग में, किसी भी तरीके का कोई चेंज आता है या आप कोई रिवीजन चाहते हो या किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ही आप नया एंगेजमेंट लेटर बनाएंगे। क्लियर है बात? अब हुआ क्या साहब, आपके पास आई ऑडिट, आपने कहा कि भैया प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट है ना, हम ये टर्म्स एंड कंडीशन रखेंगे। अब टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करते वक्त मैनेजमेंट ने आपके स्कोप पे क्या लगा दिया, लिमिटेशन, कुछ रुकावटें लगा दी आपके दायरे पे। कैसे? देखिए, और सब तो ठीक है, आप हमारे यहाँ पे ऑडिट कर सकते हैं, लेकिन आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं ले पाओगे एडिटर से, लेकिन आपको ये आइटम चेक करने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपने एक्सेप्ट की ऑडिट, आपने ऑडिट एक्सेप्ट की, उसके पहले ही आपकी स्कोप पे क्या लगाने लग गए, रोक लगाने लग गए, तो फिर क्या करेंगे? क्या करें? या तो आपको वो ऐसे एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, बट अगर खुदा ना खास्ता आप कर लेते हो तो हो सकता है आपको एक्सेप्ट करने के बाद मना करना पड़े कि भाई आई एम अनएबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन, आई एम अनएबल टू एक्सप्रेस माई ऑडिट ओपिनियन। क्लियर है बात? यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन। क्या लिखा हुआ है? डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन। इसका मतलब क्या होता है? ओपिनियन जो हमने ये शुरू में पढ़ा था कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओपिनियन एक्सप्रेस करना, तो हम लोग यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट पढ़ रहे हैं। ओपिनियन जब ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा तो वो कुछ तरीके की होती है। एक होती है मॉडिफाइड ओपिनियन, एक होती है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। इनको आगे डिटेल में हमें पढ़ना है, बट थोड़ा सा हिंट हम यही देंगे। अनमॉडिफाइड, अनक्वालिफाइड मतलब ओपिनियन अपन ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हाँ सब कुछ सही है, कोई भी गलती हम उसमें नहीं बोल रहे हैं, हम ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ एज पर माय ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। ये तो हुई अनमॉडिफाइड, अनक्वालिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड मतलब होता है कि उसमें कुछ लोचा लपाचा है, तो उसके अंदर अपन क्या एक्सप्रेस करते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड मतलब क्या होता है, हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू तो दे रहे हैं, पर एक ये पर्टिकुलर आइटम में गड़बड़ी है, पर सिर्फ ये गड़बड़ है। यानी कि ऐसे तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है और उसमें से कोई एक आइटम में गड़बड़ है। दिस इज क्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन। ठीक है। उसके बाद होता है एडवर्स। एडवर्स क्या हुआ? ऑडिटर बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। ऑडिटर साफ साफ बोल देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं, यानी हम लोगों ने नेगेटिव ओपिनियन दे दी, एडवर्स ओपिनियन दे दी। ठीक है। और तीसरा एक ऑप्शन आता है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्लेमिंग, जो अपन ने अभी पढ़ा है, ऊपर आया है। डिस्क्लेमिंग मतलब होता है ऑडिटर बोलेगा आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस ऑडिट ओपिनियन, मैं ऑडिट ओपिनियन दे ही नहीं पा रहा क्योंकि मुझे काम ही नहीं करने दे रहे ना, मेरे लिमिटेशन पे मेरे स्कोप पे लिमिटेशन लगा दिया, रुकावट लगा दी, मुझे आधी चीजें चेक ही नहीं करने दी, है ना। तो इसका मतलब मैं ओपिनियन, मुझे क्या पता गड़बड़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, सो आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस ऑडिट ओपिनियन। तो यहां पर अगर मैनेजमेंट स्कोप पे लिमिटेशन लगा देती है तो या तो ऑडिटर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ऑडिट, और अगर ऑडिट एक्सेप्ट कर ली तो हो सकता है उसको ओपिनियन को क्या करना पड़े, डिस्क्लेम, मना करना पड़े, दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन। ओके। सो ओपिनियन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो अनक्वालिफाइड, अनमॉडिफाइड ओपिनियन आ गई कि एवरीथिंग इज फाइन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर कोई एक पर्टिकुलर आइटम को छोड़कर बाकी सब कुछ सही है, so financial statements are giving true and fair view other than this particular item. Adverse, financial statement are not giving true and fair view. Disclaiming, auditor is unable to form an opinion
whether financial statement are giving true and fair view or not, ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ओके, ये चीजें आपको अगर नहीं भी समझ में आई है तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि ये अभी हम आगे बहुत बार पढ़ने वाले हैं। ओके, सो ये हमने टॉपिक पढ़ा था कि अगर एक्सेप्ट करने से पहले रोक लगाते हैं तो या तो मना कर दो, और मना मतलब बाद में पता लगता है कि ऐसा कोई लिमिटेशन है तो डिस्क्लेम कर दो, है ना। वर्ड्स यही यूज करने, जो आपका आंसर में जो आपके वर्ड्स है ना वो इम्प्रूव हो जाने चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, वो 8th क्लास 6th क्लास वाली इंग्लिश लिख के आएंगे अभी भी, क्या हाँ इट इज नॉट अलाउिंग अस सो वी आर गोइंग, नो वी आर नॉट एबल। अरे अच्छे अच्छा वर्ड लिखो, ऑडिटर हैज टू डिस्क्लेम दो, एकदम एक एक इज्जत पड़ेगा, व्हाट जिसको बोलते हैं ना व्हाट पड़ेगा, व्हाट एकदम आंसर में इतने जोरदार शब्द होने चाहिए कि यार चेक करने वाले को भी लगे कि यार बात तो है बंदे में कुछ, है ना। तो जनरल वर्ड्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड यूज करोगे तो अच्छा लगेगा थ्योरी में। अगला क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन एंगेजमेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन एंगेजमेंट। अब क्लाइंट ने बोला कि साहब अपन ने वो लेटर ऑफ एंगेजमेंट तो बना लिया था, टर्म्स एंड कंडीशन तो लिख ली थी, अब मैं उसमें क्या है थोड़ा सा छोटा सा चेंज करना चाहता हूं। अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं और आपकी क्लाइंट ने आपको रिक्वेस्ट करी है कि एंगेजमेंट में कुछ चेंज करो, और वो जो चेंज है या तो कोई सर्कमस्टेंसेस में चेंज आ गया, या आपको लग रहा है कि हमने जो टर्म्स बनाए थे उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, या आप ऑडिट को सही नहीं समझ पा रहे, या रेस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट, या किसी तरीके से वो चेंज आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन ला रहा है, तो उसमें क्या करें भाई। क्लाइंट ने आपको रिक्वेस्ट करी कि चेंज आना चाहिए, डन। कोई सर्कमस्टांसेस में चेंज है, ऑडिट के नेचर में चेंज है, आपके स्कोप में चेंज है, ऑडिटर को ये देखना है कि भाई जो चेंज लाने की बोल रहा है मैनेजमेंट वो जस्टिफिएबल है या नहीं। अगर वो जस्टिफिएबल है तो बिल्कुल वो एक्सेप्ट कर लेगा रिवाइज टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल कानून ही कोई नया आ गया तो उसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इट इज द चेंज इज जस्टिफिएबल, हमने एक्सेप्ट कर लिया, रिवाइज टर्म्स के हिसाब से हमने अपनी ऑडिट कर ली। अगर चेंज जस्टिफिएबल नहीं है, बिन मतलब का ही चेंज है और उसको करने से कोई मतलब नहीं है, उल्टा मैं ऑडिट सही से नहीं कर पाऊंगा, मेरे ही ऑडिट की क्वालिटी खराब होगी, विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट, ये रहा मेरा इस्तीफा। ऑडिटर ने कहा आई एम गोइंग बाय, ये लो मेरा रेजिग्नेशन सर्टिफिकेट। यानी कि ऑडिटर क्या कर देगा, एंगेजमेंट विड्रॉ कर देगा, एंगेजमेंट से अपना नाम वापस ले लेगा। एंगेजमेंट मतलब ये वाली एंगेजमेंट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट जो था उनका ऑडिट करने का वो विड्रॉ कर देगा। और साथ ही जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उनको भी रिपोर्ट करेगा कि यार मैंने ऑडिट एक्सेप्ट करी थी, इन्होंने चेंज करने की बात करी और ये चेंज बिल्कुल भी जस्टिफिएबल नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम विड्रॉइंग फ्रॉम एंगेजमेंट। हो सकता है वो अथॉरिटी क्लाइंट को समझा दे कि नहीं उसी के हिसाब से होगा और चीजें सही भी हो जाए, बट यू हैव टू डू 2 थिंग्स, इन्फॉर्म या रिपोर्ट तो करना ही है अगर रिक्वायर्ड है। अगर ऐसा कोई बंदा है, एक तो पता चले जो बंदे को इन्फॉर्म करना है वही आपको वही चेंज रिक्वेस्ट कर रहा है तो खैर बात ही अलग है। अदरवाइज कोई अगर अथॉरिटी है तो आपको उसको इन्फॉर्म करना है, रिपोर्ट करना है और साथ ही उस एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लेना है अगर वो चेंज जस्टिफिएबल नहीं है तो। क्लियर है क्या बात? ऑल क्लियर या नॉट क्लियर? नॉट क्लियर, ऑल क्लियर। अच्छा, ऑल क्लियर का मतलब ये भी होता है कि भेजे में कुछ गया ही नहीं। सो आप देख रहे होंगे पेज खाली खाली, आहा मजा आ गया यार, ये क्या हो गया, चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों। यस, बातों ही बातों में पता ही नहीं चला और हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो है वो एकदम कंप्लीट कर दिया। थोड़ी सी झलकियां देख लेते हैं ना, क्योंकि हम लोगों को सब कुछ सूना सूना लग रहा है। सुना सुना सा नहीं लग रहा, सूना सूना सा लग रहा है कि यार ऐसा कुछ पढ़ा था क्या मैंने। जी हाँ, सबसे पहले हमने ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ी। क्या? ऑडिट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन जो एक ऑडिटर करेगा और
ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं। ऑडिटर को क्या क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करनी है, एंट्रीज को अकाउंट से मिलाना है, उसको देखना है कोई एंट्री की डबल एंट्री ना हो गई हो, कोई एंट्री होने से ना रह गई हो, कोई इंफॉर्मेशन गलत तरीके से तो प्रेजेंट नहीं करी है, सब चीजों को डिस्क्लोज किया है, फेयरली दिखाया है, अनएम्बिगुअस मतलब ऐसा कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन ना हो, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी भी तरीके के मिस स्टेटमेंट नहीं है, और रिपोर्ट तैयार करेगा और जिसको भी जरूरी है उसको वो रिपोर्ट कम्युनिकेट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्कोप। स्कोप 3 चीजों पे बेस्ड है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट, लॉज एंड रेगुलेशन यानी स्टैच्यू क्या कहता है, या आईसीआई क्या कहता है। इन तीनों चीजों पे आपका स्कोप डिटरमाइन होगा, लेकिन स्कोप ऐसा होना चाहिए कि आपके सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाए। फाइनेंशियल ऑडिट है बेसिकली, तो फाइनेंशियल आइटम्स जितने भी हैं या फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जितने भी हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी कवर हो जाए। इंफॉर्मेशन जो है वो रिलायबल होनी चाहिए, डिस्क्लोजर्स जो जो चीजें जरूरी है वो सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होनी चाहिए, कोई भी चीज ऑमिट नहीं हो, यानी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज ऐसी नहीं हो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं लिखी गई हो। आप अपने दायरे के बाहर ड्यूटीज करने के लिए बाध्य नहीं है। अगर आपके ऊपर किसी तरीके की रुकावट लगाई जाती है तो आप बिल्कुल उस चीज को भी रिपोर्ट करिए। एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट की हमने एक शानदार वीडियो से समझा ही था। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ऑडिट। ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ एंड वॉलेंट्री। एक ऑडिट है मैंडेटरी जो करवानी ही पड़ेगी आपको, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कंपल्सरीली ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल वो अपनी इच्छा से वॉलेंट्री ऑडिट कराते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ फायदे हैं ऑडिट के। क्या फायदे हैं? आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो जाता है, एक चेक हो जाता है एम्प्लॉइज पे कि यार एम्प्लॉइज ईमानदार है, कभी भी आपका कोई डिस्प्यूट हुआ तो उसकी लाइबिलिटी निकालने में, उसका हिसाब किताब करने में इजी हो जाता है। आपका कोई पार्टनर मर गया, रिटायर हो गया है ना, या कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसकी कैलकुलेशन में, उसके हिसाब किताब में भी बहुत आसानी रहती है अगर मेरे पास ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो बैंक से लोन लेना है या आपको कोई भी तरीके का कोई सब्सिडी लेनी है गवर्नमेंट से, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है चाहिएंगे ही चाहिएंगे। ठीक है, उसके अलावा आपके इंटरनल कंट्रोल का चेक हो जाता है, आपके यहाँ कोई गड़बड़ी हो रही है वो पकड़ाई में आ जाती है, आपके यहाँ पे कोई वेस्टेज या लॉस हो रहा है वो भी पकड़ाई में आ जाता है। जो हमने एक बहुत शानदार एग्जांपल से पढ़ा था वो गोल्ड वाला। ओके, तो बहुत फायदे हैं ऑडिट कराने के लिए, इसलिए बहुत से लोग वॉलेंट्रीली भी ऑडिट कराते हैं, मतलब अपनी इच्छा से भी ऑडिट कराते हैं। बहुत तारीफ हो गई। कुछ कमियां हैं, दैट इज इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। एक तो जजमेंट बेस्ड है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जजमेंट, आधी चीजें कहीं फिक्स लिखी भी नहीं है, मैनेजमेंट की इच्छा होगी वो लिख लेगा, उसको वो चेक करना कि वो सही है या नहीं वो थोड़ा डिफिकल्ट है। दूसरा, हम जिसकी गलती निकालने जा रहे हैं उसी से ही सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो अगर वो फ्रॉड कर रहा है, मैनेजमेंट फ्रॉड कर रहा है, सीनियर मैनेजर फ्रॉड कर रहा है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस फ्रॉड कर रहा है, तो बेशक वो आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा ही नहीं या आपको घुमा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ी कमी है ऑडिट की। फिर साला ऑडिटर के पास समय की बहुत कमी रहती है, एक लिमिटेड पीरियड में एक लिमिटेड कॉस्ट के अंदर ही उसको सारा काम करना है। बाकी मैटर्स क्या है, अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, गड़बड़ पकड़ना और मुश्किल है। समझो इस बात को, आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने के लिए, मतलब आपने फोन घुमाया, हाँ साहब इतने रुपए लेने ना आपको यहाँ से, वो मैनेजमेंट और वो थर्ड पार्टी जिसको आपने फोन किया वो पहले ही मिले हुए रिलेटेड है, वो तो उसके फेवर में ही बोलेगा ना, आप गलती कहां से पकड़ोगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ और भी रीजंस हैं जिसमें अगर ऑलरेडी वो टाई अप है, रिलेटेड है, फ्रॉड प्लान है, अब मैनेजमेंट से आप पूछ रहे हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसमें हमने एक बहुत अच्छा वर्ड पढ़ा था, परसुएसिव एंड कंक्लूसिव। जो हमारे ऑडिट एविडेंस है वो परसुएसिव नेचर के हैं, कंक्लूसिव नेचर के नहीं है। हम बस ऐसा मानते हैं कि हाँ दे आर करेक्ट, बट कोई कंक्लूड नहीं है, कोई फिक्स 100% स्टैम्प नहीं है कि हाँ ये सही ही है।
फिर हमने पढ़ा कि ऑडिट के साथ साथ आपको सारे दूसरे सब्जेक्ट्स की नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि ऑडिट करते दौरान आप कैलकुलेशंस चेक करते हो तो मैथ्स पता होना चाहिए, आप ह्यूमन रिसोर्स से डील करते हो तो आपके पास बिहेवियरल साइंस की भी नॉलेज होनी चाहिए, आप रेशियोस ट्रेंड्स ये सब देखते हो, वर्किंग कैपिटल देखते हो, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी जो है वो जानकारी होनी चाहिए, आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड एंटिटी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि एंटिटी किस तरीके का माल कितना आइटम बनाती है, क्या रॉ मटेरियल चाहिए, कितना वेस्टेज होता है, कितना नहीं होता है, और आईटी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंटरनेट और जो टेक्नोलॉजीज चल रही है, ईडीपी जो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इनसे रिलेटेड भी आपके पास सारी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल ज्यादातर चीजें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। तो ऐसे में अगर आपको टेक्नोलॉजी से आप अपडेटेड नहीं हो तो आपको इजीली मैनेजमेंट जो है घुमा देगा। अब क्योंकि आप ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट आप अकाउंट्स की कर रहे हो, तो आपको अकाउंट्स तो पूरी आनी ही चाहिए। आपको ये भी देखना है ऑडिट के दौरान कि सारे लॉज एंड रेगुलेशंस फॉलो किए गए हैं, तो आपको लॉ के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और आप उसके अलावा बाहर क्या ट्रेड इन्फ्लेशन है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो यानी कि ऑडिट के लिए आपको और अदर सब्जेक्ट्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ऑडिट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जिन्हें हम बोलेंगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्या है ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग? बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे एक फेडरेशन ऑफ अकाउंट है, उन्होंने एक बोर्ड बनाया और उन्होंने इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए, ठीक है। उस बोर्ड में अपना आईसीआई मेंबर है, तो आईसीआई ने क्या करा, यहाँ पे भी एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना दिया और इंडिया के लिए भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बना दिए। डन। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को 2007 में रिवाइज भी किया गया। अब ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अलावा और भी स्टैंडर्ड्स जो है इस बोर्ड ने बनाए गए हैं, और ये पांचों स्टैंडर्ड्स को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। और ये जो स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल है, SQC1 है, ये सभी पे एप्लीकेबल होता है। आप कोई भी रिव्यू करो, अश्योरेंस करो, ऑडिट करो, रिलेटेड सर्विसेज दो, आपको SQC तो फॉलो करना ही है, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल तो फॉलो करना ही है। ओके, ये नंबर्स दे रखे हैं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के, जिसमें से अभी हमने एक पढ़ा है, ऐसे 210। इंस्टीट्यूट टाइम टाइम पे स्टेटमेंट्स इशू करता है, वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, उनको फॉलो करना ही होगा। और इंस्टीट्यूट टाइम टाइम पे आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए, ऑडिटर को गाइड करने के लिए गाइडेंस नोट भी इशू करता है। वो रिकमेंडेटरी है, मतलब हमें वो फॉलो करने चाहिए, बट अभी कुछ ऐसे गाइडेंस नोट भी हैं जिन्हें मैंडेटरी बना दिया गया है। हमने पढ़ाई था, एक ऑडिटर जो है वो सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, कॉशियस, टैक्ट, फर्म, गुड टेम्पर, इंटीग्रिटी, डिस्क्रिशन और क्लियर हेडनेस, और ये वो, मतलब सारे गुण होने चाहिए। और इतने सारे गुण होने के बाद सारे सब्जेक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, जिसका जो है 5 पॉइंट हमने कल पढ़े थे, सेकंड लेक्चर में पढ़े थे आई मीन, और जो एक पॉइंट है वो आज पढ़ा। क्या है वो? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंगेजमेंट पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि उसकी फर्म में क्वालिटी रहे, उसकी फर्म में हर काम एकदम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो। दूसरा, आप कोई भी एंगेजमेंट लेते हो तो आप ये सोच समझ के रहो कि कहीं भी आपकी इंडिपेंडेंस, आपकी एथिकल रिक्वायरमेंट को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ओके। तीसरा, एक ऑडिटर जब अपने यहाँ पर आर्टिकल एम्प्लॉय रखता है तो वो बहुत ध्यान से उनको रखे, और प्लस उनको एकदम शुरू में ये क्लियर कर दे कि हमारे यहाँ पर काम जो है वो इन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होता है। उनको टाइम टाइम पे ट्रेनिंग्स दे और उनको भी कॉम्पिटेंट रखे, अपडेटेड रखे कि क्या चीज कैसे चेक करनी है, कितनी चेक करनी है। उसके अलावा जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं,
वो सब कैसे होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए। मतलब आपकी क्वालिटी ऐसा नहीं कि एक ऑडिट तो आपने बहुत जोरदार कर दी और कोई दूसरे के यहाँ पे जाके आप कचरा करिए है, घास काटिए है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, टाइम टू टाइम आपको मॉनिटर करनी है चीजें फॉर श्योर। हमने ये पढ़ा भी था, कहीं नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा दिया बट वहां पे कोई गार्ड नहीं है मना करने वाला, तो लोग वहीं जाकर स्मोक करेंगे। इसीलिए बार बार चीजें चेक करने वाला एक बंदा, मॉनिटर करने के लिए एक बंदा होना ही चाहिए। जो थर्ड लेक्चर में हमने स्टार्ट किया वो था एथिकल रिक्वायरमेंट। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ईमानदारी होनी चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, आपके पास नॉलेज स्किल अपडेटेड होने चाहिए आप, और सारा काम आप एकदम ड्यू केयर से, एकदम सावधानी से करेंगे। प्लस ऑडिट के दौरान आपको जो भी डेटा मिला आप उसको किसी के भी साथ शेयर नहीं करोगे और प्रोफेशनली बिहेव करोगे। ऐसा कोई काम आप नहीं करोगे जिससे सीए प्रोफेशन के ऊपर कोई दाग लगे। ओके, तो एथिकल रिक्वायरमेंट में अभी तो अपन ने ऊपर ये 5 पढ़े, वो अलग है। उसके अलावा ऑडिटर इंडिपेंडेंस, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस, और ऑडिटर शुड बी प्रोफेशनली स्केप्टिसिज्म, ऑडिटर का जो माइंड है वो अलर्ट होना चाहिए, ये हमने पढ़ा। सो फर्स्ट इज इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर दो तरीके से इंडिपेंडेंट होगा, माइंड से और अपीयरेंस से, दोनों तरीके से ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बट कुछ खतरे हैं। क्या खतरे हैं? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, आपका ही कोई इंटरेस्ट छुपा हुआ है, आपका कोई पैसों का फायदा है, आपको डर है कि क्लाइंट मुझे छोड़ के ना चला जाए, आपका कोई उनसे क्लोज रिलेशन है, तो वो आपको इंडिपेंडेंस में खतरा बन सकता है। आप खुद के काम को ही रिव्यू कर रहे हो, आपके लिए ऑडिट में खतरा है। आप ही उस ऑडिटी का, उस क्लाइंट का केस लड़ रहे हो, आपके पास उस क्लाइंट के जो शेयर्स हैं, तो भी आप ऑडिट इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाएंगे। ऑडिटर शुड ऑल्सो अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट, ऑडिटर इंडिपेंडेंट दिखना भी चाहिए, है ना। एंड फेमिलियरिटी थ्रेट्स, जान पहचान है तब भी आप इंडिपेंडेंटली ऑडिट नहीं कर पाएंगे। इंटिमिडेशन थ्रेट्स, आपको कोई धमकी मिल रही है कि अगर मेरे बारे में कुछ रिपोर्ट किया, कुछ उल्टा सीधा किया, तब भी आपकी इंडिपेंडेंस, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस हार्म हो रही है। इसीलिए ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ही देख लो कि ऐसा कोई लोचा लपाचा तो नहीं है, अगर है तो उसके लिए नेसेसरी स्टेप्स लो कि वो आपको थ्रेट परेशान नहीं करे। ऑडिटर्स प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ऑडिटर हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। अगर उसको कुछ भी अनयूजुअल दिखे, एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, या फिर उसको कुछ ऐसी कंडीशन दिख रही है जिससे उसको डाउट हो रहा है, तो उसके लिए ऑडिटर हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। कभी भी उसको ओवरलुक नहीं करना चाहिए चीजों को, ओवर जनरलाइज नहीं होना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए कोई अगर उसको अनयूजुअल चीज दिखती है तो, ना ही उसको इनअप्रोप्रिएट अजम्पशंस लेनी चाहिए। और अगर उसको ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट ऑनेस्ट है, तो ऐसा नहीं कि वो खुद को फ्री कर ले, रिलीव कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऑडिट करने से पहले कुछ शर्तें हैं, कुछ प्री कंडीशंस है। क्या? एक तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो जिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के आधार पर बनाए गए हैं वो एक्सेप्टेबल हो। दूसरा, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है इंटरनल कंट्रोल लगाना। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है सारी चीजें ऑडिटर को प्रोवाइड करना। अगर ऑडिटर कुछ एडिशनल पॉइंट मांगता है वो भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है देना। और ऑडिटर के पास अनरेस्ट्रिक्टेड एसेस होना चाहिए, मतलब उसको किसी भी तरीके की आप रोक मत लगाओ। कहीं पे भी एंटिटी के कोई भी चीज वो चेक करना चाहे, कोई भी डॉक्यूमेंट चाहे, सारी चीजें पे उसका अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए। फिर हमने ऐसे 210 पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि यार अगर आप कोई ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो तो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उस पर पहले ही लिख लो। अगर एक साल, दूसरे साल, तीसरे साल आप लगातार रिकरिंग ऑडिट्स उसी एंटिटी की करते जा रहे हो, तो अगर कोई चेंज है तो आप एंगेजमेंट लेटर बना लो वापस से नया, अदरवाइज पुराना एंगेजमेंट लेटर भी चल सकता है। नेक्स्ट, अगर आपके स्कोप पर रोक लगा दी जाए तो आप ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही मत करिए, है ना। और अगर आपने ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर भी लिया तब भी आप जो है विड्रॉ कर दीजिए, डिस्क्लेम कर दीजिए कि मैं ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा।
अगर चेंज आता है कोई और वो चेंज जस्टिफिएबल है तब तो आप उसको एक्सेप्ट करके और रिवाइज टर्म्स पे वर्क कर सकते हो, बट अगर वो चेंज जस्टिफिएबल नहीं है तो आप उस एंगेजमेंट से विड्रॉ कर जाएंगे और जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उसको आप रिपोर्ट करेंगे। और दिस इज ऑल, थैंक यू। आपने फर्स्ट चैप्टर इतनी शिद्दत से मेरे साथ पढ़ा और सेकंड चैप्टर में हम जल्दी मिलते हैं, तब तक एक छोटा सा ब्रेक तो बनता है बॉस।